फ्रेंड्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने खनिजों से संबंधित बातों की चर्चा की थी और उन खनिजों के अंतर्गत हम ऊर्जा खनिज या ऊर्जा संसाधनों का हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि वे संसाधन या वे खनिज जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऊर्जा संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं। यदि ये संसाधन जमीन से खोदकर प्राप्त किए जा रहे हैं तो ये ऊर्जा खनिज के रूप में जाने जाते हैं, अन्यथा इन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो जमीन से खोदकर निकालने वालों को भी संसाधन ही कहेंगे, क्योंकि मैं बार बार इस शब्द पर चर्चा कर रहा हूं, संसाधन। और अब तो शायद आप लोगों को परिभाषा याद भी हो गई होगी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। जमीन से खोदकर निकालें या जमीन से बाहरी क्षेत्र में वायुमंडल से हम प्राप्त करें या ब्रह्मांड के किसी क्षेत्र से प्राप्त करें, यदि वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है तो संसाधन कहलाती है। हमारी यह बुक ही पूरी संसाधन पर डिपेंड करती है। तो ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हमने कल चर्चा कर ली थी इस बारे में। एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधन तो वे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, ऐसे संसाधनों को परंपरागत संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये एक प्राचीन परंपरा से, लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि गैर परंपरागत साधन वे संसाधन जिनका इस्तेमाल मानव ने अभी कुछ समय पहले ही करना शुरू किया है। तो कल हम परंपरागत संसाधनों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम मुख्य थे। आज हम उसी क्रम में चलते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करते हैं। नाम के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए, हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत अधिकांश शब्द ऐसे हैं, यदि हम उनके टुकड़े कर लें तो आसानी से उनका अर्थ हमारे सामने आ सकता है। गैर परंपरागत यानी जिनका इस्तेमाल परंपरा से नहीं हो रहा है, प्राचीन समय से नहीं हो रहा है, जिनका इस्तेमाल मानव ने अभी कुछ समय पहले ही करना शुरू किया, ऐसे संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में शामिल किया जाता है। तो ये प्रश्न आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत कॉमन प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है कि परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताइए या परिभाषा बताइए। जैसे मैंने कहा भी था, यहां से जो प्रश्न पुटअप किया जाएगा वो अधिकतम 2 नंबर का ही पुटअप होगा। तो ऐसे में ये 2 नंबर के क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा विशाल बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, मेजर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको विशेष रूप से प्रिपेयर करने हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनका मानव ने अभी कुछ समय पहले ही इस्तेमाल करना शुरू किया है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक मुख्य प्रकार है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल मानव ने अभी कुछ समय पहले ही करना शुरू किया। अब आप सोच सकते हो ऐसे कैसे? ध्यान दीजिए, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर रहा है, सूर्य की गर्मी का मानव इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस रोशनी को, उस ताप को, उस गर्मी को ऊर्जा के रूप में मानव ने इस्तेमाल करना अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया। हालांकि सूर्य तो तब से है जब पृथ्वी भी नहीं थी। आज से लाखों करोड़ों वर्षों पहले जब पृथ्वी का आरंभ हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैव जाति विकसित हुई। जैव जाति सिर्फ मानव जाति ही नहीं,
संपूर्ण जैव जगत, जिसमें एक सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक शामिल होती है, जब उनका आरंभ हुआ, उनका विकास हुआ, उनका उद्भव हुआ, तब से सूर्य है। और वो सभी जीव उनका उपयोग कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी का, सूर्य की गर्मी का, उसके ताप का। लेकिन इस गर्मी को ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, किसी भी संसाधन को संचालित करने के रूप में मानव ने इस्तेमाल अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया। सौर ऊर्जा एक विशेष ऊर्जा है, सुरक्षित है, प्रदूषण रहित है। इसमें होता क्या है, एक सोलर प्लेट लगी हुई होती है, जिसको सौर प्लेट कहते हैं। सूर्य की रोशनी जब इस प्लेट पर पड़ती है तो इसमें लगी हुई मशीनें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और उसके बाद इससे जुड़े हुए विभिन्न उपकरण, पंखा, कूलर, CFL, बल्ब आदि जो भी चीजें हैं, वो सब इससे संचालित होते हैं। तो ये है सौर प्लेट। हो सकता है आपके घरों पर भी ये लग रही हो, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइट है, गलियों की लाइट है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रयास किया गया है। उन गलियों के अंतर्गत भी अटल सेवा केंद्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से, वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सौर ऊर्जा, सौर प्लेट, सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को, यानी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह परिवर्तन जिस प्रणाली के माध्यम से होता है, उस प्रणाली को फोटोवोल्टाइक प्रणाली का नाम दिया जाता है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली, यह प्रणाली है, एक तकनीक है कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, ट्रांसफर करे। सिर्फ यही नहीं, सौर कुकर भी आ चुके हैं। सौर कुकर बड़ा ही सुरक्षित रूप से आपने कभी, हालांकि मैं नहीं मानता कि आप लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया हो, आप लोगों के घरों में होगा ये सौर कुकर, लेकिन होता कैसा है, सामान्य कुकर की माफिक होता है। इसके अंतर्गत प्लेटें लगी हुई होती हैं, सोलर प्लेट, जो सूर्य की गर्मी को, टेम्परेचर को, ताप को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है, और उस गर्मी को अंदर ही अंदर बढ़ाकर कुकर में रखी हुई जितनी भी वस्तुएं हम जो भी रखते हैं, दाल है, चावल है, आलू है, वो उस गर्मी से पक जाते हैं। करना कुछ नहीं है, कुकर लीजिए, दाल चावल जो डालने हैं, जो पकाने हैं, वो रखिए, पैक कीजिए, छत पर जाकर रख जाइए। कुछ समय पश्चात दाल चावल अपने आप पक जाएंगे। आप देखिए कितना सुरक्षित तरीका, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। कोयले को जलाते हैं, कार्बन विमुक्त होता है, प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है। पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, वहां पर भी प्रदूषण होता है। प्राकृतिक गैस का लगातार इस्तेमाल करने से उसकी भी कमी आती है। लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो असीमित है, असमाप्य है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक पृथ्वी है, जब तक जीव जगत है, तब तक सूर्य है, और जिस समय सूर्य नहीं रहा, यह मान लीजिए जैव जगत समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यह असीमित, अनवरत, लगातार इस्तेमाल की जा सकने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा। सोचिए, लाखों वर्षों पहले सूर्य था और आज भी सूर्य है। लगातार प्रत्येक व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप देखो, क्या सूर्य की गर्मी में, ताप में कोई कमी आई? नहीं, अपितु टेम्परेचर लगातार धरातल का बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि टेम्परेचर के बढ़ने का कारण कुछ और भी है, लेकिन फिर भी सूर्य की ताप में, सूर्य की गर्मी में कहीं कोई कमी नहीं आई, और हम लगातार उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा एक विशेष प्रकार की इस्तेमाल की जा सकने वाली एक प्रणाली, एक तकनीक। क्या लिखा हुआ है बुक के अकॉर्डिंग, जरा इसको समझें। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। उष्ण कटिबंधीय वह क्षेत्र होता है जहां गर्मी अधिक होती है। उष्ण का मतलब होता है गर्म।
हालांकि भारत का आधा हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है और आधा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, लेकिन शीतोष्ण में भी कुछ हिस्सा गर्म क्षेत्र है, इसलिए ओवरऑल इसका जो नाम दिया जाता है कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। और ये उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी चर्चा कक्षा 9 में आप विस्तार से कर चुके हैं। यहां सौर ऊर्जा के दोहन की यानी इस्तेमाल की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी जो मैंने अभी कहा था, फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाले टेम्परेचर को, गर्मी को, ताप को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वे क्षेत्र जहां पर अभी भी विद्युत नहीं पहुंची है, वे क्षेत्र जो अभी भी बिजली से अछूते हैं, वहां पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। एक बार लगाने का शुरुआती खर्चा अधिक आता है, उसके बाद इसमें कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा इसमें शामिल किया जाता है। अत्यंत सुरक्षित प्रणाली, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं, सुरक्षित रूप से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित भी किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के अंतर्गत एक बालाजी का मंदिर है, जहां पर भोजन पकाने के लिए सौर पैनल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हजारों लोगों का वहां पर खाना बनता है पर डे, और वो हजारों लोगों का खाना जो बनता है वो किसके माध्यम से बनता है, इस सौर पैनल के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों पर तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। उपले मतलब छाने, जो आप लोग गोबर के बनाते हैं, जिनको जलाकर हम भोजन निर्माण करने का कार्य करते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है और कृषि में खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति भी होती है। कैसे कि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, प्रदूषण नहीं होगा, दूसरी तरफ जब हम गोबर के उपलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पशुओं द्वारा छोड़े गए वो मलमूत्र जो गोबर वगैरह है उसका इस्तेमाल हम कहां कर सकेंगे, कृषि में कर सकेंगे। कृषि के अंतर्गत रासायनिक खाद के स्थान पर हम जैविक खाद को दे सकते हैं, जिससे ना सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित होगा अपितु हमें प्राप्त होने वाली फसलें भी रसायन से मुक्त, केमिकल फ्री फसलें प्राप्त होंगी, पूरी तरह से जैविक खाद से निर्मित। हमारे देश का एक राज्य है, थोड़ा सा अगर अतिरिक्त चलें, हमारे देश का एक राज्य है सिक्किम, जहां पर पूर्ण रूपेण जैविक खेती की जाती है। वहां पर रासायनों का इस्तेमाल नहीं होता। ये यूरिया, फास्फोरस आदि जो हम डालते हैं खेतों के अंतर्गत, इनका इस्तेमाल नहीं होता है, अपितु वहां फसलों को उत्पादित करने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल होता है। सड़ी गली पत्तियां, गोबर या बर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा, केंचुए की खाद जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या छोड़िए इस चीज को, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। सौर ऊर्जा के बाद अगर हम बात करें दूसरी ऊर्जा की, तो वो आती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इस तरह से जो चित्र में आप देख सकते हैं, पवन चक्कियां दिखाई जाती हैं, इन्हें पवन चक्की कहते हैं। एक विशाल खंबे के ऊपर ये पंखड़ियां लगी होती हैं, जैसे ही हवा चलती है ये पंखड़ियां घूमती हैं, इनके घूमने से एनर्जी उत्पन्न होती है। यहां लगी हुई छोटे से उपकरण, छोटी सी मशीनें इस एनर्जी को विद्युत एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। देखा होगा बचपन में आप लोगों ने, जब आप छोटे रहे होंगे तो पंखड़ियां आती थी, खिलौने टाइप में आते थे। बचपन सबका गुजरा है, आपका भी और हमारा भी। तो छोटी छोटी पंखड़ियां आती थी खिलौने के टाइप में, जिसको हम हाथ में लेकर भागते थे। जैसे ही हम भागते थे, हवा के प्रेशर से वो पंखड़ियां घूमती थी। सबने इस्तेमाल की होंगी ज्यादातर। तो वही तकनीक यहां पर भी है। जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं, हवाओं के चलने से ये पंखड़ियां घूमती हैं और इनके घूमने से इसमें लगे हुए उपकरण
इस पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। राजस्थान एक विशाल क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पूरा दूर दूर तक खुला भाग है, वहां पर इसके इस्तेमाल की विशेष संभावनाएं हैं। पवन चक्कियां लगाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पवन का, हवाओं का, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में हवाएं भी तीव्र गति से चलती हैं। लेकिन अभी भी राजस्थान के अंतर्गत इसका इस्तेमाल कम हुआ है। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक जो इस्तेमाल हो पाया है वो तमिलनाडु के अंतर्गत ही किया गया है। कैसे, जरा देखिए। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, अधिक संभावनाएं। पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। जैसे मैंने कहा था कि विशाल पेटी, विशाल क्षेत्र तमिलनाडु में ही स्थापित हुआ है। हालांकि इसके अलावा कई और भी राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा के विशाल संयंत्र स्थापित किए गए। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। यानी राजस्थान के अंतर्गत अपार संभावनाएं, लेकिन राजस्थान के सिर्फ जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में ही इनका निर्माण किया गया है। तो पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा पवन ऊर्जा जानी जाती है। बिल्कुल सुरक्षित, प्रदूषण रहित, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। कमी यह है कि पर्यावरण प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन ध्वनि प्रदूषण इससे काफी होता है। जब ये पंखे घूमते हैं तो इन पंखों के घूमने से तीव्र आवाज निकलती है, तीव्र ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही इसकी एक और कमी भी है कि जब ये पंखे घूमते हैं तो कई पक्षी जो उड़ान भरते हैं वो इन पंखों से टकरा जाते हैं और वो पक्षी घायल हो जाते हैं या उनकी मौत भी हो जाती है। तो पक्षियों के लिए सुरक्षित नहीं, साथ ही ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा देती है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण इससे बिल्कुल भी नहीं होता। तो आने वाले समय में हमारी निर्भरता जो कोयला और पेट्रोल पर है, आने वाले समय में यह निर्भरता इन तकनीक के माध्यम से कम की जा सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां पर ऐसी गाड़ियां निर्मित हो चुकी हैं जो चलते चलते स्वतः ही चार्ज हो जाएंगी। उनमें कोयला, पेट्रोल जैसे किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं, सौर ऊर्जा से सोलर पैनल लगे हुए हैं, स्वतः ही गाड़ियां रिचार्ज हो रही हैं, चार्ज हो रही हैं और गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। आप देखिए कितनी बेहतर तकनीक है। तो ऐसे में आने वाले समय में जब हम कोयला और पेट्रोल पूरी तरह से खत्म होंगे या बहुत कम हो जाएंगे, तब जाकर हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा के पश्चात अगर देखा जाए तो अगले टॉपिक में आते हैं बायोगैस के अंतर्गत। बायोगैस पशुओं के मलमूत्र, जीवों के मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, सड़ी गली पत्तियां, कचरा या अन्य जो भी तत्व हैं जो अपशिष्ट हैं, जो वेस्ट हैं, उन सभी पदार्थों को एक विशाल पात्र में डालकर सड़ाया जाता है। लॉन्ग टाइम तक सड़ने के पश्चात इसमें से एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जिसे मीथेन गैस कहा जाता है। एक बायोगैस के अंतर्गत दो गैसों का मुख्यतः मिश्रण होता है, एक मीथेन गैस और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जब सड़ी गली पत्तियां और तमाम चीजें जो अपशिष्ट हैं वो एक विशाल पात्र में डालकर सड़ाते हैं, सड़ने के बाद इसमें से गैस निकलती है और उसी गैस का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं और ऐसी ऊर्जा कहलाती है, ऐसी गैस कहलाती है बायोगैस। तो समझ पाए आप? शॉर्टली बता रहा हूं, ज्यादा विस्तार से नहीं। बायोगैस यानी जीवों के अपशिष्ट, सड़ी गली पत्तियां और अन्य प्रकार के वेस्ट पदार्थों को जब किसी विशाल पात्र में डालकर सड़ाया जाता है तो सड़ने के पश्चात उनमें से गैस निकलती है और इस गैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। यही गैस कहलाती है बायोगैस। वहीं अगला देखिए, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार भाटे के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा।
होता क्या है, मैं किताब के शब्दों के अकॉर्डिंग नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ ओनली वर्बली बता रहा हूं। लिखा हुआ तो आप देख सकते हैं, पीडीएफ के अंतर्गत भी है, सामने भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रारूप है वो समझा रहा हूं खाली। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। समुद्र का जल स्थिर होता है, नदियों का जल तो यह है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समुद्र का जल होता है जो एक जगह पर भरा हुआ है। हालांकि देखा जाए तो समुद्र का जल स्थिर नहीं होता, वो आगे पीछे गति करता रहता है, लेकिन जिस तरह से नदियों का जल ऊपर से नीचे गिर सकता है झरने आदि के रूप में, उस तरह से समुद्र का जल नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें ऊर्जा प्राप्त उससे कर सकते हैं। होता क्या है कि जिन क्षेत्रों में ज्वार आता है, ज्वार का मतलब होता है समुद्र के पानी का ऊपर उठना। अब ये ज्वार क्यों आता है, क्या है इसका कारण, क्या है इसके लाभ हानि, उनकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन खाली इतना समझ लीजिए कि ज्वार मतलब समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे उतरना भाटा कहलाता है। यह प्रक्रिया लगातार होती है। 6 घंटे 13 मिनट के अंतर्गत ज्वार और अगले 6 घंटे 13 मिनट पर भाटा आता रहता है। यानी एक ज्वार से दूसरे ज्वार आने में 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल रहता है। क्या इस चर्चा को विस्तार से नहीं लेकर जाऊंगा, खाली इतना समझ लीजिए, जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है। कुछ ऐसी खाड़ियां बना दी गई हैं मानव के द्वारा और कुछ ऐसी खाड़ियां हैं जो नेचुरली हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई हैं। उन खाड़ियों में यहां पर दरवाजे लगा दिए जाते हैं, गेट लगाए गए हैं। जब ज्वार के आने का समय होता है, जैसे मैंने कहा था 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है, जब ज्वार के आने का समय होता है तो इन दरवाजों को खोल दिया जाता है। दरवाजों के खुलने से समुद्र का पानी अंदर तक पहुंच जाता है और जैसे ही ज्वार आ जाता है, यानी समुद्र का पानी ऊपर चला जाता है, तो इन दरवाजों को यहां पर बंद कर दिया जाता है। क्या होगा, जब पानी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए तो पानी इस जगह पर स्थिर रह गया, रुक गया, भर गया है। उसके पश्चात पाइपों के माध्यम से एक विशेष प्रकार के उपकरण, जिसमें टरबाइन और जेनरेटर, 2 उपकरण शामिल किए जाते हैं। टरबाइन में विशाल पंखे लगे हुए होते हैं। जैसे ही ऊपर से पानी गिरता है, इन पाइपों के माध्यम से पानी छोड़ते हैं, तो ये पंखे तेज गति से घूमते हैं। जैसे ही ये पंखे घूमते हैं टरबाइन के, इस टरबाइन से जुड़ा हुआ जेनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और इसी ऊर्जा को नाम दिया जाता है ज्वारीय ऊर्जा। देखिए कितनी अच्छी तकनीक मानव ने प्राप्त की है। उसके बाद इस पानी को दोबारा से समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। पानी की कहीं कोई बर्बादी नहीं हुई और एनर्जी की एनर्जी यानी ऊर्जा की ऊर्जा में प्राप्त हो गई। यानी ज्वार के समय जब विशेष खाड़ियों में पानी भर जाता है तो उस पानी को पाइपों के माध्यम से इन टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन के पंखे घूमते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे कहा जाता है ज्वारीय ऊर्जा। और एक लास्ट देख लीजिए, छोटा सा है, भूतापीय ऊर्जा। जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा। जमीन के अंदर टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर के कारण अंदर से भाप बाहर निकलती रहती है और उस भाप से ही हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा और हम आगे करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शेष मैटर हम अगली क्लास में। धन्यवाद।